बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर चैप्टर नंबर 10 के एक और कंटेंट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। अच्छा देखें, ये बहुत आसान सा जो है वो टॉपिक है। ये कहता है जो प्लांट की जो बॉडी होती है ना, वो हमेशा स्ट्रेस के जो है वो प्रोन होती है, यानी कि उसको हमेशा स्ट्रेस का थ्रेट होता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है वो हमेशा होती रहती हैं। और आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। जब जिस तरह से ह्यूमन बीइंग है या फिर दूसरे एनिमल है ना, वो होते हैं मोबाइल होते हैं, वो मूव करने की सलाहियत रखते हैं, लोकोमोट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं तो वहाँ से हम माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को जब इन्वायरमेंटल चेंजेस का सामना करना पड़ता है तो वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, कुछ एडाप्टेशंस अपनी बॉडी के अंदर एडाप्ट करते हैं, अपने आप को एडाप्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकें, अपना सर्वाइवल दे सकें। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। अब किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं वो तो हमारी एक लंबी चौड़ी क्या है डिबेट है। अभी जस्ट मैं आपको ये जो वर्ड होम्योस्टैसिस है ये क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर हमेशा ये मसला होता है, उसको हमेशा ये थ्रेट होता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती है, परेशान हो जाती है कि उस स्ट्रेस को किस तरह से कोप किया जाए। तो उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए वो कुछ एडाप्टेशंस लेती है, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बाहर वाले इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? होम्योस्टैसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट की वो एबिलिटी, प्लांट की बॉडी की वो एबिलिटी कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखे। किस तरह से मेंटेन करती है वो हमारी बात की डिबेट है। अभी जस्ट हम इस डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो प्लांट की ये वाली जो एबिलिटी होती है ना कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखे विद द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। इसे क्या कहा जाता है? होम्योस्टैसिस कहा जाता है। अच्छा देखिए, वैसे तो होम्योस्टैसिस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस किया गया है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन है। पहले हम समझेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन कहाँ किसे जाता है और इसका जो है वो बैलेंस किस तरह से होता है। देन फिर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं स्पेशली उनके अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से मेंटेन होती है। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहा जाता है? तो भाई ऑस्मो रेगुलेशन को आसान लफ्ज़ों में समझने का तरीका कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज करें कि हमारे पास कोई एक सेल है और आपको पता है कि उस सेल के अंदर सॉल्यूट भी मौजूद होता है और उस सेल के अंदर सॉल्वेंट भी मौजूद होता है। और किसी भी सेल के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बैलेंस को मेंटेन करना ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि कोई भी सेल हो, आप उसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बैलेंस को क्या करें? मेंटेन करें। तो उसकी मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। बेटा देखें, अगर हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस नहीं रखते तो हो सकता है कि ये सेल आगे चल के बस्ट हो जाए, आगे चल के फट जाए, या ऐसा भी हो सकता है ये सेल आगे चल के श्रिंक हो जाए, आगे चल के सिकुड़ जाए। और ऐसी कंडीशंस हैं हमारे पास। आगे जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि बस्ट हो रहे होंगे और कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि श्रिंक हो रहे होंगे। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस नहीं रखते हैं, उसको हम मेंटेन नहीं करते हैं। तो जब हम इसको मेंटेन करके रखेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाएगा। अच्छा देखें, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। उसको स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। हम पहले उन टर्म्स को समझेंगे और देन फिर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे ताकि हमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस समझने में आसानी हो। तो भाई हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो टर्म है ऑस्मोसिस। तो लेट सपोज करें भाई ये हमारे पास दो सेल हैं, ये हमारे पास सेल ए है और ये हमारे पास सेल बी है। आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो सेल ए से मूव कर रहा है सेल बी की तरफ। तो यानी कि ये आपके सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ब्लू कलर की बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप देख रहे हैं कि सेल ए से जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो रहा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और सेल बी के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन हो रहा है।
तो वाटर के मॉलिक्यूल की इन एंड आउट जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर मूव्स इन एंड आउट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन एंड आउट क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। जिस प्रोसेस के जरिए मूव करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। और आपने याद रखना है कि ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। यानी कि यहाँ पे अगर वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और यहाँ पे अगर वाटर के मॉलिक्यूल कम है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? मूवमेंट ए टू बी होगी, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन एंड आउट होना, मूवमेंट करना, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये जो मूवमेंट है ये हमेशा उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा भाई, ऑस्मोसिस के बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स भी मौजूद हैं, जिस तरह से वाटर पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, या फिर हमारे पास सॉलिड पोटेंशियल है। इन टर्म्स को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि लेट सपोज करें कि हमारे पास दो सेल हैं। एक को मैंने मेंशन किया है सेल ए के साथ और दूसरे को मैंने मेंशन किया है सेल बी के साथ। आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो सेल ए है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेल बी, क्योंकि सेल बी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। तो भाई अभी हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड के अंदर कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। यानी ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल ए से निकल के ये सेल बी की तरफ क्या करेंगे? मूव करना शुरू करेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस को तो ऑस्मोसिस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि भाई जब सेल ए से वाटर के मॉलिक्यूल निकल के सेल बी की तरफ मूव कर रहे थे या जो कर रहे हैं, तो क्या आप इनको बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं? तो भाई जवाब ये है कि नहीं, हम इन्हें बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे। तो भाई आपका सवाल होगा कि फिर ये बगैर एनर्जी के मूव कैसे कर रहे हैं? तो भाई ये बगैर एनर्जी के मूव नहीं कर रहे। आपने याद रखना है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर उसकी अपनी एक एनर्जी मौजूद होती है जिसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोटेंशियल एनर्जी की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? मूव करता है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को आपकी किताब के अंदर किसका नाम दिया गया है? वाटर पोटेंशियल का। और इसी वाटर पोटेंशियल को दूसरा क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वाटर पोटेंशियल वाली जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाली कहानी है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल नहीं आ रहा कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये सेल बी की तरफ क्यों मूव कर रहा है? क्या कोई इसे बुला रहा है अपनी तरफ? तो हाँ भाई, इसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है और जो चीज खींच रही है वो है सोल्यूट के पार्टिकल्स, वो हैं सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। आपने याद रखना है कि जिस भी सेल के अंदर, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पे पानी का मॉलिक्यूल खींचा चला जाएगा। ये पानी की बहुत बुरी आदत होती है, वो जहां पे भी देखता है कि सोल्यूट की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, वो उसकी तरफ क्या करता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं इनके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। तो देखें ये जो सेल बी के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल मौजूद हैं इनके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। और ये इस पोटेंशियल एनर्जी को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सेल ए से वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। और इस सोल्यूट की इस पोटेंशियल एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाटर पोटेंशियल भी क्लियर हो गया होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्लियर हो गया होगा, और जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक और बात ये भी याद रखनी है कि जहां पे भी सोल्यूट ज्यादा होगा ना वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल खींचा चला जाएगा। ये लैला मजनू वाली कहानी है, आप समझें ये जो सोल्यूट है ये लैला है और ये जो वाटर है ये मजनू है। तो जहां पे भी लैला जाएगी तो वहां पे मजनू खींचा चला जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी चलती है। हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है? वाटर पोटेंशियल।
मैंने आप लोगों को बताया। और इसी वाटर पोटेंशियल की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा, ये जो सॉल्यूट का पार्टिकल था इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी कि वो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और इसको हमने किसका नाम दिया, सोल्यूट पोटेंशियल का नाम दिया।